हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हमने गॉस थ्योरम के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके, यानी गॉस थ्योरम के हेल्प से डिफरेंट जो सरफेस होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, उनसे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी डिफरेंट जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिफरेंट जो है आकार के जो भी डायग्राम होंगे उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वहां पे जनरेट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो पहला एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के हेल्प से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी गॉस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, किसी इनफाइनाइट वायर के लेंथ से जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे कुछ डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए चार्ज वायर ऑफ let us consider a uniformly charged wire of infinite length, यानी किसी इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर हम कंसीडर करते हैं, जिस पर क्या है, जिस पर हम कंसीडर किया हुआ मान लेंगे let us consider प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने इनफाइनाइट लेंथ का ये लेंथ और भी एक्सटेंड करेगा, फिलहाल हम इतना ही लेंथ दिखाते हैं। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली यानी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या है, अब इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बताया था लास्ट में, सपोज कर लिया जाए कि इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसका लेंथ, जो भी लेंथ हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल हम अभी क्या कर रहे हैं, इस पर जो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हमने लैम्डा कंसीडर किया। अब देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज आवर जो है क्या हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू डिस्क्राइब। देखिए क्या किया गया, मान लिया गया कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर देयर इज ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एट विच वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमने क्या किया, क्या कंसीडर किया स्टूडेंट, हमने कंसीडर यही किया है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से सॉरी स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर। ओके, तो क्या करेंगे, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वी हैव टू ड्रा ए गॉसियन सरफेस, यानी विच पासेस थ्रू पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से पास करने वाला ये क्या करेंगे, हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस होगा। तो आप लिखते हो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू ड्रा ए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे। ये मान लिया जाए इस तरीके से हमने बना दिया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर लिया। इसका लेंथ भी हम कंसीडर कर लेंगे, लेंथ इसका मान लिया जाए, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस स्मॉल आर।
है ना। हमने क्या किया स्टूडेंट, पॉइंट पी से पास करने वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, है ना। अब देखिए ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना जा सकता है। ये आपका सिलेंड्रिकल है ना, ऊपर वाले सरफेस प्लेन दोनों, और नीचे वाला जो ये साइड वाला जो सरफेस है ऐसे कर्व्ड सरफेस है, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पी के अराउंड हम मान लेंगे कि एक एरिया एलिमेंट क्या है, डीए स्थित है। एक एरिया एलिमेंट डीए है पी के सराउंडिंग में, पॉइंट पी के सराउंडिंग में एक एरिया एलिमेंट डीए है। अब क्या होगा, अगर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के किसी भी बॉडी पर, यानी किसी भी, मान लीजिए सिलेंड्रिकल पोर्शन, आपको मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेके दिखा दे रहा हूं, यही कंसीडर कर लिया जाए, यहां से देख लिया जाए। ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, तो क्या होगा, इस पे अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस से कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, उस कोई भी एरिया लेते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा ना, सरफेस के बाहर की तरफ। ये हो गया, तो सरफेस के बाहर की तरफ कोई भी एरिया, यानी इस सिलेंड्रिकल पोर्शन पे देखिए यहाँ कोई भी एरिया एलिमेंट लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली बाहर की तरफ होगा, वेक्टर डीए का डायरेक्शन। और देखिए ये वायर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा ना। यानी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे, उसके अराउंड अगर कोई एरिया एलिमेंट उस पर प्लेस किया गया है तो उस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और क्या, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, डायरेक्शन भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट मान लीजिए या डीए लेते हैं यहाँ पे, और नीचे भी ऐसे ले लीजिए प्लेन सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट डी है, ठीक। देखिए तो इस वाले सरफेस का, ऊपर वाले सरफेस का, मान लीजिए सिलेंड्रिकल पोर्शन, ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, परपेंडिकुलर। ये हो गया ये इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले का नीचे की तरफ, ठीक। देखिए ऊपर वाला जो ये सरफेस है, इस पे प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और ये जो नीचे वाला प्लेन सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, है ना। तो ये हो गया, लेकिन ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जो जनरेट होगा उसका वह डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ही तरफ होगा। और ये तो एरिया वेक्टर डीए का डायरेक्शन है, यहाँ एरिया वेक्टर डीए का, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटवर्ड होगा। ये तो मिल गया आपको डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ओके, अब हम बात करेंगे इस पॉइंट पी के अराउंड जो कर्व्ड सरफेस पे एरिया एलिमेंट डीए है, इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करिए तो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये होगा, या डी फाई वन होगा, डी फाई वन मान लिया जाए, डी फाई वन इज इक्वल टू, है ना। देखिए क्या, इस पी के अराउंड में जो एरिया एलिमेंट है डीए, इस वाले से केवल पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी होगा। अब यहाँ क्या, ई और डी दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या होगा, पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा ना। अब फिलहाल क्या किया जाए, यहां से देखा जाए आगे, यहां से आगे हम बात करते हैं, यहां से आगे बात किया जाए। देखिए अब क्या, इस पूरे कर्व्ड सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पूरे कर्व्ड सरफेस से, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व्ड वाले सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक, हम मान लेते इसको फाई वन, है ना, फाई वन मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फाई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं और आप क्लोज्ड सरफेस ऐसे क्लोज भी करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, देखिए दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है ना, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा। यहाँ कॉस 0 डिग्री है, लिखेंगे सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर
DA। देयरफॉर क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, अब cos 0 की वैल्यू आप लोग सब लोग जानते हो क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहां से क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए को बाहर ले लिया जाए, इंटीग्रल अलोंग ए डी ए। अब क्या हो गया, इंटीग्रल अलोंग ए। अब इसका कर्व्ड सरफेस के एरिया के अलोंग अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो पूरा योग निकालेंगे, समाकल इंटीग्रल निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको बताइए। देखिए अगर ऐसे अगर ये वैल्यू दिया है डी ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा ना। क्यों, आप पढ़े हो ना, इंटीग्रल या डी एक्स का वैल्यू एक्स बोलते हो, इंटीग्रल डी वाई का वैल्यू वाई बोलते हो। सिमिलरली इंटीग्रल अलोंग ए डी ए इज इक्वल टू ए। लेकिन ये कौन सा ए है, ये इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 पाई आर एल होगा ना। देखिए 2 पाई आर एल कैसे, देखिए इस सिलेंडर का जो एल लेंथ है और आर रेडियस का, ये है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसका क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो 2 पाई आर एल होता है। ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो देयरफॉर यहाँ सिंस करके लिख दिया हमने। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस स्टेप के आगे क्या, यहाँ ये लिखा हमने, फिर इसके बाद देखिए φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अब ये आप प्लेन सरफेस की बात कर लें, प्लेन सरफेस पे क्या होगा, प्लेन सरफेस से यहां लिख दीजिए सिंस, क्या होगा, सिंस ऑन प्लेन सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ऑन प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन, वेक्टर ई और वेक्टर डी परपेंडिकुलर है ना। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री एक दूसरे से बना रहे हैं। क्या होगा, सिंस ऑन प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद लिखा जाए क्या होगा, φ2 मान लिया जाए, φ2 मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। देखिए इस वाले प्लेन के पूरे प्लेन के लिए क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और प्लस इस वाले के लिए भी प्लेन के लिए लीजिए इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हो गया। अब यहां से देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस ये मेंशन कर, यहाँ देखिए ये हो गया ना। अब देखिए φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए cos 90 डिग्री लिखेंगे ना, और प्लस इस वाले के लिए भी इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए cos 90 डिग्री, कैसे, सिंस थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू लिखेंगे, सिंस क्या, वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो φ2 इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, ये भी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा ना, और ये भी वैल्यू क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 की जगह 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0, यहाँ पे cos 90 रखेंगे 0 तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यानी φ2 की वैल्यू क्या आ गए, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो मिल गया φ1, यानी टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, φ1 और φ2 का वैल्यू जोड़ लिया जाए। नाउ तो इक्वेशन सेकंड ऐसे कंसीडर कर लिया जाए। नाउ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखा जाए क्या होगा? फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। φ1 का मान यहाँ आया था, निकाले थे अभी, इंटू 2πrl ये आया था, इक्वेशन फर्स्ट माने थे, ठीक, ये आया था यहाँ से, और ये φ2 का मान यहाँ है, रख दीजिए दोनों, क्या हो जाएगा? E इंटू 2πrl और φ2 का मान 0, E इंटू 2πrl, ये E का मान मिल गया, इक्वेशन थर्ड मान गया। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट? गॉस थ्योरम से आप सब जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है किसी गॉसियन सरफेस से तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। इसको इक्वेशन 4 मानो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको? यहां से मिल जाएगा फाई इज इक्वल, सॉरी देखिए दोनों का लेफ्ट बराबर तो दोनों का आपस में राइट बराबर कर दीजिए। क्या होगा? E इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? E इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्यू अपॉन क्या होगा? 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। इस टर्म को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें। क्या लिख सकते हैं? इधर थोड़ा सा अब हम इरेज कर रहे हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से E इज इक्वल टू 1/2π नॉट को एक साथ लिख लिया, और ये L को Q अपॉन L कर लेते हैं, ऐसे Q अपॉन L। अब आई क्या बच गया? स्मॉल r। यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2π नॉट, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन r, यहाँ लिख देंगे, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन L होता है, पढ़े आप लोग। यानी क्या होगा? यही आपका रिजल्टेंट फार्मूला मिल गया। E इज इक्वल टू 1/, अब देखिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4π नॉट, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई स्मॉल r। ये आपका फाइनल फार्मूला है। इसको ऐसा क्यों बनाए? क्योंकि आप जानते हैं 1/4π नॉट की वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ करके होता है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय इस फॉर्म में फार्मूला लर्न रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हमने इसको इस टाइप का बना दिया। ये हो गया। और अगर इसी टर्म को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π नॉट 2 लैम्डा बाई स्मॉल r, और यहाँ पे r कैप यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये था स्टूडेंट क्या? इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर के कारण जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यही एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी जो भी डेरिवेशन हम करेंगे उसमें गॉस थ्योरम का यूज करके ही उसको प्रूव करेंगे। यही है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम टॉपिक को डेराइव करेंगे। और एक चीज और है, अगर E और R में वेरिएशन देख लिया जाए तो देखो ये सारे टर्म कांस्टेंट होंगे। यहाँ से क्या हो? E इज इक्वल टू 1/4π नॉट 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अगर इस पूरे टर्म को हटा दिया जाए कांस्टेंट की तरह तो r बचा ना, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। E और R का वेरिएशन दिखाया जाए, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछ लेता है। वेरिएशन में दिखाया जाए क्या मिलेगा? एक तरफ E दिखाइए, एक तरफ R दिखाइए, तो कर्व प्लॉट करने पे कुछ इस तरीके का कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। ये E और R में वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे
क्या होगा, ई का वैल्यू वैसे वैसे देखिए घट रहा है, तेजी से घट रहा है जैसे आर बढ़ रहा है। ओके, ये था पहला एप्लीकेशन जिसको हमने कंप्लीटली समझा दिया, और इसके बाद आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट टर्म पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए और इस वीडियो में मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।